नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप स्टोरीज में आज सोना चांदी है, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली ओवरनाइट मार्केट्स में यहां पर देखने को मिली है। सोना ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट $5,100 एन आउंस पे हर कारोबार कर रहा है और चांदी पिछले 2 दिनों में 12% तक गिर चुकी है। यहां से क्या क्यूज रह सकते हैं, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस की, जहां पर अच्छी खासी तेजी अब भी कायम है। जुलाई 2024 के बाद ये हायर लेवल्स हमने कच्चे तेल में बनते हुए देखे हैं और जिस तरह की चिंताएं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनती हुई नजर आई हैं, आगे जाकर क्या कंसर्न्स हैं, प्राइसेस कहां जा सकते हैं और बढ़ते कच्चे तेल के भाव का बाकी कमोडिटीज पे क्या इंपैक्ट होगा, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजेपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। किरीट जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, और अभी बस आप यूएस से बातचीत शुरू ही हुई थी और हमने आई रिमेंबर लास्ट टाइम बात की थी कि उनको एक्सपोर्ट जाएगा तो अच्छा साल जाएगा, लेकिन जो मेजर मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की वो है मिडिल ईस्ट, और जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट 5 दिन अब यहाँ पर ये हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सुन रहे हैं, जो शिपमेंट्स हैं, जो वहाँ की डिमांड्स हैं, क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? मनीषा, गुड मॉर्निंग। बड़ी चिंता का विषय है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई रफ ट्रेडिंग का दुनिया का सबसे बड़ा हब बन चुका है। 90% रफ डायमंड वाया दुबई रूट होके आती है और इस वक्त हमारी सारी एयरलाइंस बंद है। बहुत सारे रफ डायमंड के कंसाइनमेंट रुके हुए हैं। सेम यहाँ से जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो रहा है, रीरूट हो रहा था। बहुत सारी रिटेलर्स की भी डिमांड रहती है। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारा रुक चुका है। कल हमने कोशिश की वहाँ यूएई के एम्बेसडर दीपक मित्तल जी से संपर्क करने की। हमारे दुबई ऑफिस ने उनका संपर्क किया और कुछ रास्ता निकालने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। बट इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट। अगर दुबई एयरपोर्ट अगर ऑपरेशन में नहीं हो रहा है तो इस वक्त मस्कत एयरपोर्ट ऑपरेशन में है। तो हमारे जो रफ डायमंड के वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स है उनसे भी मेरी बात हुई है कि बाय रोड हम मस्कत लेके जावे और मस्कत से इंपोर्ट यहाँ पर इंडिया में करे तो जो वर्कफोर्स पर इफेक्ट नहीं होवे, उसके लिए लगातार प्रयास चालू है। दीपक मित्तल जी का बहुत सारा रिस्पांस रहा है। वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे संपर्क में है। जो भी संभावित मदद की हमें जरूरत है वो मदद पूर्ण करने की उन्होंने आश्वस्त किया है। लगातार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी संपर्क में है। मनीषा, जैसे कि आप जानते हो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्री बजट का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं ने कल एक वेबिनार का आयोजन किया था। 11 बजे प्रधानमंत्री आए थे, करीबन आधा घंटा हमारे साथ रहे। उसके बाद लगातार मंत्रियों ने अपनी बात विस्तार से रखी। करीबन 7 बजे, 6:30 बजे पीयूष गोयल जी का अंतिम भाषण से समापन हुआ। मैं 11 से 7 बजे तक इस वेबिनार में से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार की जियोपॉलिटिकल की करंट सिचुएशन के लिए चिंता साझा की। हमने हमारे भी सुझाव भी सरकार के सामने रखे और मुझे ये बहुत ही सकारात्मक लगा कि सरकार इतनी चिंतित है और मौजूदा हालत को बहुत ही करीबी से अभ्यास कर रही है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स यहाँ पर लगातार बातचीत जारी है और सरकार ने यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशंस भी बनाए हैं जहाँ पर लगातार इन चीज़ों को देखा भी जा रहा है। लेकिन किरीट जी, जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ सारा का सारा कुछ स्ट्रैंडेड है, ना कोई इंपोर्ट हो पा रहा है ना एक्सपोर्ट है, जो चीज़ें जहाँ हैं जहाँ की तहाँ हैं। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें, किस तरह से आप इसका लॉन्गर टर्म, इवन मीडियम टर्म इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे? आपको लगता है जो रफ डायमंड्स नहीं आ रहे या वर्ल्ड में कहीं नहीं जा रहे, जो जिस तरह से दुबई हब है, तो क्या एक शॉर्टेज इमीडिएट बनती हुई नजर आ रही है? क्या हम प्राइसेस बढ़ता हुआ देखेंगे इन दैट सेंस डायमंड्स के? प्राइसेस बढ़ना कहना मुश्किल है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है पॉलिश डायमंड का। ठीक है, स्टेबल हो रहा है मार्केट आहिस्ता आहिस्ता। यूएस टैरिफ पर भी सबकी निगाह बनी हुई है। मगर डेफिनेटली अगर रफ डायमंड का सप्लाई 2 वीक से ज्यादा चलता है तो डेफिनेटली पॉलिश डायमंड में शॉर्टेज देखने मिल सकती है, डेफिनेटली। ओवरऑल नंबर्स अब इस क्वार्टर में कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं किरीट जी? जनवरी फरवरी हो चुका है, अब तक के नंबर्स कैसे हैं? मार्च की शुरुआत कैसी रही है? ठीक चल रहा था मगर मौजूदा हालत ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। मुझे लगता है मार्च के आंकड़े कुछ अच्छे नहीं आएंगे, जरूर चिंताजनक रहेंगे। इस महीने में काफी समय बैंक हॉलीडेज भी है, 8 से 10 छुट्टियां भी है, तो वर्किंग डेज 20-22 दिन बचता है। उसमें अगर ये यूएई का ऑपरेशन, एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू नहीं होता है तो उसका एक्सपोर्ट पर काफी तगड़ा असर हो सकता है।
किरीट जी, एक और चीज़ यहाँ पर, और दुबई की हमने बात की, सीपा एग्रीमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पर है, उसका एक इम्पैक्ट हम बनता हुआ भी देखेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में जीजेपीसी ने यहाँ पर ओमान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ करार किया है, विजिट्स वगैरह भी करी हैं। आपको लगता है जो नई मार्केट की एक्सपेक्टेशन जीजेपीसी कर रहा था एक्सपोर्ट के लिहाज से, वो सारा का सारा एज ऑफ नाउ स्टक है? हाँ, टेम्पररी कह सकते हैं मनीषा, मगर ये मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिन चला सकते हैं। ये जो अभी वॉर की सिचुएशन है और ईरान क्या रिएक्ट कर रहा है उस पर सब निर्भर है। मगर मुझे लगता है वर्ल्ड में बहुत सारे लीडर ऐसा है जो इस तनाव को शांति में परिवर्तन करने के लिए क्षमता रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हालांकि इस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखोगे तो रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल हमास से लड़ रहा है, अभी तो ईरान से भी लड़ रहा है। ईरान काउंटर अटैक कर रहे हैं बहुत सारे गल्फ कंट्री पर। एक ही अच्छी बात है कि इस पूरे रीजन में इंडिया में शांति प्रदान है। एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई जमीन है इस वक्त दुनिया में, तो पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर है। और जैसे ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेटल होएगा, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इंडिया एक अच्छा मार्केट बन के उभर कर आ सकता है। एक फाइनल सवाल किरीट जी, यहाँ गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस एज एक्सपेक्टेड था उस तरह से बढ़े नहीं, घटे अच्छे खासे हैं, क्योंकि मार्केट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि कच्चे तेल बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन कंसर्न्स आएंगी, रेट में कटौती शायद देखने को नहीं मिलेगी। वो एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। करंट लेवल्स पे क्या इंडियन डिमांड में कोई सुधार देखने को मिला? नहीं, अभी तो टुडे जो फर्स्ट वर्किंग डे का लोली का छुट्टी था, ये हफ्ता हमको स्टडी करना पड़ेगा। जी। मगर कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस में करेक्शन है उसकी वजह ऑयल है। ऑयल जिस तरह से ईरान अपने सारे रूट रोक रहा है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तो कल कि हमारे पास भी 25 दिन का स्टॉक है। अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है तो उसकी ऑयल प्राइस पर काफी इम्पैक्ट आ सकती है। और ऑयल प्राइस पर जब भी इम्पैक्ट आती है, महंगाई बढ़ती है, स्टॉक मार्केट पर भी इफेक्ट होता है। आज भी देखा होगा कि निफ्टी जब ने 2% डाउन हुई, तो मैं सीएनबीसी पर ही देख रहा था, 4 लाख करोड़ की कैपिटल वाइप ऑफ होती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसकी इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पर होती है, बाइंग पर होती है, छुट्टियां पर होती है, वैकेशन पर होती है, रियल एस्टेट पर होती है, जेम ज्वेलरी पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये वॉर का सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि एक सेल ऑफ यहाँ पर इक्विटीज में देखने को मिला है, रिकॉर्ड लो यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है, जहाँ पर हमने 92 के लेवल्स भी निकलते हुए देखे हैं। तो ऑफकोर्स बाजार काफी असमंजस की स्थिति में है, और इस बीच में यहाँ पर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को नुकसान है, और जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ लॉसेस की तरफ देख भी रहा है। किरीट जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें शेयर भी करने के लिए। सोने चांदी के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली वहां देखने को मिली है। चांदी में 2 दिन में 12% की गिरावट है, और गोल्ड के प्राइसेस में कहीं का हम 5400 डॉलर्स एन आउंस के आसपास पहुंच रहे थे, लेकिन 5100 के लेवल्स भी हमने एक समय पर यहां पर न्यूयॉर्क मार्केट्स में कल टूटते हुए देखे। किशोर, कैसे देखते हैं सबसे पहले आप गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉन्ग्स में जाते हैं जब वॉर्स की स्थिति बनती है, उन्हें लगता है कि सेफ हेवन बाइंग होगी, लेकिन जिस तरह से हमने सिचुएशन यहां पर टर्न अराउंड होते हुए देखी है, यहां से अब क्या करने की राय? मनीषा, आई थिंक सो जो करंट मार्केट असेसमेंट है कि कौन सा बेहतर सेफ हेवन है, डॉलर है कि गोल्ड है। आई थिंक जब भी अनएक्सपेक्टेड या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का आप शॉक लगता है, फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन इज जनरली यू गो फॉर कैश। सो कैश इज डॉलर। सो आपको डॉलर जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि फिलहाल के लिए दैट इज एक्चुअली सप्रेसिंग सम ऑफ द गोल्ड सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज को भी ये काफी हद तक सप्रेस कर रहा है। एंड जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में खास करके जो जहाँ पे हम इंडिया जैसा जहाँ पे रुपी डेप्रिसिएशन मिल रहा है, वहाँ पे इन रुपी टर्म्स थोड़ा बहुत आपको बफर जोन मिल जाता है। बट आई थिंक ग्लोबली डॉलर डिमांड सिग्निफिकेंटली शूट अप हुआ है फ्रॉम अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द सेगमेंट्स। कैश इज द किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कमोडिटीज रैली को बढ़ने नहीं दिया है। एंड जो एक्सपेक्टेशन था कि जैसा वॉर इरप्ट होगा, अगर मेजर वॉर इरप्ट होता है तो जनरली गोल्ड बढ़ना चाहिए, बट ऑलरेडी गोल्ड बढ़ के काफी हायर लेवल्स पे है, तो काफी हद तक इस माहौल को डिस्काउंट कर चुका है। प्लस
द एक्सेस ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ वो इसको थोड़ा-सा ब्रेक लगा के रखा हुआ है। जी हाँ, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं वो ऐसा लगता है कि शायद यूएस फेड यहाँ पर रेट कटौती नहीं करेगा, जिसका भी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। एक मीडियम टर्म किशोर और एक लॉन्गर टर्म सिनेरियो अभी भी गोल्ड के लिए कैसा निकल के आ रहा है? आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको 5400 5500 इज वेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं। सो मैं ये जो करंट लेवल से मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन का लेवल से एक्चुअली आप अगर मीडियम टर्म मतलब आप 12 से 18 महीना या उसके ऊपर का अगर व्यू रखते हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टेज है। आप हर महीने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट में आप हर महीना कुछ ना कुछ खरीदते जाइए, आपका मार्केट एवरेज आउट हो जाएगा। बट अगर एट द सेम टाइम आप शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेडर है, एनीथिंग क्लोज टू 50-100 5200 मतलब मैं इंडियन मार्केट्स में अगर देखूं तो प्रॉब्ली 1,60,000 1,61,000 के लेवल से ना काफी अच्छा लेवल से यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अपसाइड में आपको एनीथिंग क्लोज टू 5400 5500 तक भी आपको जगह है, विच इज अराउंड 6-7% फ्रॉम हियर। सो आपको इवन टैक्टिकली शॉर्ट टर्म के लिए या अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आपको रखना है तो देन प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा फेज आउट करके आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इवन शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा-सा अगर 1,59,900 मतलब 1,60,000 के ₹100 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रख के चलिए, तो आई थिंक दैट्स अ मच मोर सेफ बाइंग स्ट्रैटेजी। एंड किशोर एक बार 5400 5500 के रेजिस्टेंस निकालता है तो कहाँ पर जाके रुक सकते हैं प्राइसेस? तो आई थिंक ये रेजिस्टेंस इमीडिएटली निकाल के बहुत ज़्यादा शार्प पैराबोलिक रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ पैराबोलिक रैली आ चुका है एंड वहाँ से हम एक करेक्टिव डाउनसाइड आया है। यहाँ से क्या होता है कि जभी भी आपको ऊपर आता है, जो पहले जो फँसे हुए लोग हैं, उन लोग एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। सो वहाँ पे एक्चुअली आपको जो इंटरमिटेंट सेलिंग साइकिल्स आ जाएँगे। सो आपको ये थोड़ा-सा इसको ब्रेक करने के लिए द मार्केट शुड बी एबल टू एब्ज़ॉर्ब दिस सेलिंग। सो इट विल टेक एट लीस्ट 3-4 मंथ्स टू एब्ज़ॉर्ब दिस वीक हैंड्स का जो सेलिंग्स आएगा वो है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से पैराबोलिक रैली आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 4 से 6 महीने में आप अगर इंटरवल के हिसाब से आप अगर खरीदते जाएँगे ना तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी होगा। पॉइंट टेकन। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि ज्यादातर बेस मेटल्स में यहाँ पर गिरावट है। एल्यूमिनियम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम कॉपर देखें, स्टील देखें, आयरन ओर है, कोल के प्राइसेस हैं, लेड है, निकल है, सब मल्टी मंथ लोज पे यहाँ पर कारोबार कर रहा है। एक्चुअली काफी सारे ये मेटल स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पे लाएंगे क्योंकि जहां तक टाटा स्टील है, वेदांता है, JSW है, सभी जगह यहाँ पर जोरदार गिरावट है और वो निफ्टी मेटल आपकी स्क्रीन पे है। 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में यहाँ पर 3 से 8% तक की मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी है। किशोर, क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर एक डेंट आता हुआ नजर आएगा। इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, अगेन वही इन्फ्लेशन की वजह से रेट कटौती यहाँ पर नहीं होगी, तो एक साइकिल है जो बाजार अब यहाँ पर देखने लगा है, काफी स्ट्रांगली मैच्योरली एनालाइज भी कर रहा है। अगर चाइना को स्टिमुलस लेकर नहीं आता है, अगर ये वॉर लंबी चलती है, काफी सारी कंसर्न्स हैं मार्केट में। जो मेटल्स की रैली है, एक शार्प ब्रेक, शार्प डिक्लाइन जो बनता हुआ नजर आया है, क्या राय है? मनीषा अगेन आप जैसा आपने बताया कि यहाँ पे दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। वन इज डॉलर का स्ट्रेंथ बिकॉज ऑल द कमोडिटीज प्राइस्ड इन डॉलर। नंबर टू, चाइना का इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगा। अगर बिकॉज जो गवर्नमेंट का टारगेट अराउंड 4.5 to 5% का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है, मेरे हिसाब से अभी दे विल बी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट। उनको एक और स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा प्रॉपर्टी सेक्टर को थोड़ा सा इसको सुधारने के लिए। सो आई थिंक नियर टर्म में मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म टॉप तो बन चुका है। अगर आप बात करें तो प्रॉब्ली 1208 रुपए से लेके 1232 रुपए के बीच में एक ट्रेडिंग रेंज है। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर इसको सपोर्ट मतलब ये ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। मुझे अगेन यहाँ पे थोड़ा-सा अवॉइड करना बेहतर रहेगा अगर आप टैक्टिकल इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। बट अगर ट्रेडर है तो 1208 का स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद के चल सकते हैं। आपको अराउंड 1220 1225 का आसपास का आपको रैली मिल जाएगा। बट दैट्स अ वेरी एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मान के चल सकते हैं। जहाँ पे आपको मीडियम टर्म इन्वेस्टर का बात करें, तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, थोड़ा-सा इसको सेटल डाउन होने दें। मैं कॉपर का सेटलमेंट से ज़्यादा एक्चुअली डॉलर एंड जियोपॉलिटिक्स अगर सेटल हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर ऑयल निकलना 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक अगर एक्सटेंड हो सकता है, तो इट विल हैव ए ह्यूज रिपरकशंस अक्रॉस द वर्ल्ड
आप रेट कट से लेके आपको सप्लाई चेन डिसमेंटलिंग से लेके कंटेनर अवेलेबिलिटी लेके आई थिंक द एंटायर रिपरकशंस विल बी सिग्निफिकेंटली हायर. सो थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अवॉइड करने का सलाह दे सकता हूँ. शॉर्ट टर्म में एक्चुअली 1208 या 1207.5 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक बार बाइंग कर सकते हैं. साथ ही साथ जिस तरह की तेजी हमने एल्यूमिनियम में आते हुए देखी है, शायद ये ओनली गेनर है क्रॉस मेटल्स, और वो भी इसके बाद जब कतर ने बोला कि हम अपना एल्यूमिनियम प्रोडक्शन यहाँ पर कम कर रहे हैं. हम ये जानते हैं कि ग्लोबल का 9% एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट से आता है. कितनी बड़ी तेजी आपको लगता है ये भी प्राइस्ड इन है इंटरनेशनल एलएमई प्राइसेस में? ये बहुत ज्यादा प्राइस इन नहीं है बिकॉज यहाँ पे दो, अगेन एल्यूमिनियम इज ए हाईली एनर्जी इंटेंसिव मेटल है. अगेन इसका जो इनपुट में सबसे ज्यादा एनर्जी का ये रहता है. एंड सेकंड इज गैस पावर्ड फर्नेसेस, स्पेशली जो यूरोप में जो गैस पावर्ड फर्नेसेस है, तो वहां पे एक्चुअली आपने जो देखा है कि वीकेंड में जो यूरोपियन गैस प्राइसेस कितना शूट अप हुआ है बिकॉज ओमान का एलएनजी टैंकर्स नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोग ने हॉल्ट किया हुआ है. सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यूरोपियन गैस प्राइसेस पे सबसे ज्यादा और इंस्टेंट है. एंड वहां पे पावर भी, बिकॉज गैस से पावर जनरेट होता है यूरोप में, आई थिंक पावर प्राइसेस भी शूट अप हो रहे हैं. एल्यूमिनियम रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर. सेकंड इज दैट चाइनीज स्मेल्टर्स आल्सो रिलाई ऑन गैस एंड ऑल्सो सम ऑफ द जो ऑयल सप्लाईज एंड एनर्जी सप्लाईज यहाँ से. आई थिंक ये दोनों को देखकर यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म यहाँ पे तेजी जारी रहेगा. आप शॉर्ट टर्म आप सपोर्ट्स जो है 312 के आसपास थोड़ा सा लंबा है सपोर्ट, बिकॉज रिसेंटली रैली हो चुका है, तो आपको सपोर्ट थोड़ा फार अवे है. 312 के आसपास है. एंड 328 इज ए इंस्टेंट रेसिस्टेंस. एक्चुअली जो करंट लेवल जो है ना वो एक्चुअली टेक्निकल रेसिस्टेंस एग्जैक्टली है 328 के आसपास. ये ब्रेक करेगा तो 328 के आसपास अगर सस्टेन हो जाता है, probably the rally will extend to around 340, 345, probably 350 also. That will take you around 6-7% from here. So I think that is what somebody has to look at. कि अगर ऑलरेडी आपने एक बार लिया होगा तो आज एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें 320 या 322 के आसपास आ जाता है तो वहां पर री एंटर कर सकते हैं. डेसिसिवली 308 अगर ब्रेक हो जाता है तो 340, 345 के लिए आप नया एंट्री कर सकते हैं. ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है. 6 से 7% की तेजी एल्यूमिनियम आपको यहां से दिखाता हुआ नजर आ सकता है. किशोर एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए. इसी के साथ BC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है. और ऑफकोर्स असमंजस वाली स्थिति यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमने काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स पर भी आता हुआ देखा है. इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो ये दूसरा ऐसा दिन है इस हफ्ते में जहां पर बॉन्ड में यहाँ पर लगातार गिरावट के साथ ही शुरुआत होते हुए नजर आई है. काफ़ी सारे क्यूज ऐसे हैं जो लगातार दबाव डाल रहे हैं. एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है, साथ ही साथ रुपया जो है वहाँ पर रिकॉर्ड लोज हमने आज यहाँ बनते हुए देखे हैं. 92 के स्तर को यहाँ पर रुपये ने पास किया है. सिर्फ रुपया ही नहीं, अगर एशियन करेंसीज बाकी भी देखी जाए तो काफ़ी शार्प डिक्लाइंस के साथ यहाँ पर कारोबार है. भारतीय शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट है उसका भी असर यहाँ पर मनी मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आया है और उसका भी दबाव यहाँ पर बना है. साथ ही साथ अगर आप यूएस और इजराइल ईरान के बीच में जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो थोड़ा सा और डीपन हुआ है. इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर और क्रूड प्राइसेस पर भी पड़ा है, जहां पर हमने एक समय में भाव $85 प्रति बैरल पर भी आते हुए देखे, जो कि जुलाई 2024 के बाद सबसे हाई लेवल्स हैं. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर बंद किया है. इंडिया के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि भारत 82 से 85% हमारी जो कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट है उसको इंपोर्ट करता है और 40% जो ये कच्चा तेल आता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से आता है. तो ये जो कंसर्न कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है, इसका इम्पैक्ट फिस्कल स्ट्रेन की तरह पे देखने को मिल सकता है. रुपए में ऑलरेडी यहाँ पर गिरावट है, इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंताएं हैं और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर डेट मार्केट्स, मनी मार्केट्स पर भी देखने को मिला, जहां पर हमने बॉन्ड्स में आज गिरावट के साथ कारोबार हुआ.
CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.